आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम रिसर्च मैथोलॉजी के संबंध में आपको क्लासेस करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 2 लेक्चर करा दिए। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया किस तरीके से हमारी क्लास होंगी, क्या क्या सिलेबस रहता है प्री PhD कोर्स वर्क में या कह रहे PhD कोर्स वर्क में। तो जो आपका PhD कोर्स वर्क है, कहीं कहीं इसे प्री PhD कोर्स वर्क भी कहती हैं कुछ यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो जो अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से है ना, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये समस्या देखने को आई है कि आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो आपको क्लासें कराई जा रही हैं, या आपको आप अगर UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हो और आपको रिसर्च पढ़नी है तो वहाँ पर भी मदद करेंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको एक तरह से कहें उपयोगी सिद्ध होंगी किसके लिए, जिनका किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में प्री PhD या PhD कोर्स वर्क में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, उन सभी की मांग पर क्या है, हमने एक क्लास स्टार्ट की है जिसमें हम आपको रिसर्च के संबंध में बताएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या है, हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी जो पृष्ठभूमि होती है उसको समझना आवश्यक होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, मैंने आपको जो शोध की जो स्टार्टिंग की है, शुरू से स्टार्ट किया है सारी चीजें, है ना, कि शोध का अर्थ क्या है। तो कल मैंने आपको शोध के अर्थ के विषय में बताया, और शोध के संबंध में कौन से उसके पर्यायवाची शब्द हैं जिनका प्रयोग शोध के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला गवेषणा, अनुसंधान, समीक्षा, परिशीलन, अनुशीलन, ठीक है, आलोचना, समालोचना, समीक्षा। तो ये सारे शब्द क्या है, शोध के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, इन सब के विषय में बताया मैंने आपको। इसके साथ ही एक विद्वान की मैंने आपको परिभाषा भी दी थी, जेम्स ड्रॉपर की। तो उनके संबंध में आपको एक जो कहते हैं ना, शब्दों को व्यक्त किया। ठीक है, हर विद्वान की अपनी विचारधारा होती है और उस विचारधारा को क्या है, वो अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, वही क्या है, परिभाषा का रूप ले लेती है। तो कल क्या है, हमने शोध के अर्थ को समझा, ठीक, और एक विद्वान की हमने परिभाषा दी। तो आज ही क्लास में क्या है, हम शोध की प्रकृति, ध्यान रखिए, शोध की प्रकृति या फिर कह लें विशेषताएं, ठीक। तो शोध की प्रकृति या शोध की विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे कि शोध में क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, शोध की प्रकृति होती कैसी है। जैसा कि मैंने आपको संक्षेप में बताया ही था कि शोध आपके वैज्ञानिक होनी चाहिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें देखिए क्रमबद्धता होना आवश्यक है ना। बिना किसी एक पूर्व निर्धारित योजना के आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, वही मैं बात करूं कि एक अच्छी शोध की पहचान क्या होती है या उसकी प्रकृति क्या होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही बनेगा, वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य क्या है, शोध कैसी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी कि शोध में क्या है, वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। समझेंगे, जैसा कि अभी आप एग्जाम भी देख रहे हो, कंपटीशन का आप एग्जाम देने जाते होंगे, तो आप OMR शीट में आंसर करके आते हो ना, तो जो सही होता है उसी पे तो टिक करते हो ना, आपको थ्योरी लिखना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आपकी जो शोध है, जिस शीर्षक पे आप काम कर रहे हैं, तो देखिए वहां पर क्या है, आपकी खुद की विचारधारा कार्य नहीं करेगी। यदि आपने समाज में, ठीक, ऐसा समझ लीजिए, अगर आप किसी टॉपिक पर या फिर किसी समस्या पर रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी विचारधारा अलग है, ठीक, और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो बिल्कुल अलग मिल रहा है। तो जो चीज आपने अनुभव की, ठीक है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जो चीज आपने कलेक्ट की, तो उस यथार्थ को किसके साथ, वस्तुनिष्ठता के साथ, यानी कि सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना, उसमें कोई हेर फेर नहीं करना। समझ रहे हैं, जैसे प्रश्न की जब उत्तर देते हैं तो जो सही होता है वही तो सही माना जाता है। अब ये तो है नहीं कि आपने एक अनुमान लगाया कि मुझे ये नहीं आ रहा तो ये सही हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। जो सत्य है सो सत्य है। तो वो शोध ही सबसे अच्छी उपयोगी मानी जाएगी जो वस्तुनिष्ठता पर आधारित होती है। और शोध की पहली प्रकृति ही यही है कि वस्तुनिष्ठ होना।
है ना। सभी जो भावनाएं हैं, व्यक्तिगत भावनाएं, उनसे अलग होना, जो वास्तविक है सो है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, आप किसी भी कार्य में किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करें, अपने अपने विषय के अनुसार आप समझ लेंगे। ठीक है, आपके विषय में किस क्षेत्र में आपको रुचि है, तो उसमें आपको वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी कोई पुरुष स्त्री पर रिसर्च करना चाहे, ठीक है, हिंदी के कोई स्टूडेंट हो और उन्हें स्त्री पर रिसर्च करनी है, या फिर कह लें स्त्री संघर्ष पे उन्हें करनी है, स्त्री विमर्श पे करनी है, सारे स्त्री विमर्श से संबंधित टॉपिक हैं ये। ठीक, तो अब वहां पर ये नहीं कि वो अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है, जो चीज है उन्हें लिखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये है कि आप अपनी विचारधारा जो है, आपकी मानसिकता जो है, आप उसको ही प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, जब हम रिसर्च करने जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि हर कोई कार्य भी किया जाता है, उसकी एक योजना बनाई जाती है, एक परिकल्पना बनाई जाती है ना, एक चरण के माध्यम से हर चीज की जाती है। तो उसमें कुछ चीजें तो हमारी अच्छी निकलती हैं, मतलब सही निकलती है, हमने ये सोचा ये सही है, लेकिन कुछ चीजें आप जब देखोगे ना, जब आप साहित्य को भी पढ़ोगे, जब आप अपने विषय संबंध पुस्तकें भी पढ़ोगे और उस संबंध में विद्वानों को पढ़ोगे, तब आपको क्या है, नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपका दिमाग ये कहेगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, है ना। इसीलिए आप रिसर्च करने आए हो तो सबसे पहले पढ़ना सीखिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, उतना ही आप नया ढूंढोगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये वस्तुनिष्ठता जो है उसको ही प्रदर्शित करना, इसमें आपकी व्यक्तिगत भावनाएं नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है रिसर्च का, वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता, देखिए कोई भी कार्य अगर बिना किसी योजना के किया जाए, ठीक है, तो क्या वह पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक, क्यों नहीं हो पाएगा? अब आप सोचिए, अगर आपको अभी रिसर्च करनी है, जैसे आपका पीएचडी कोर्स वर्क चल रहा है, आपका पीएचडी कोर्स वर्क चल रहा है, अब अगर आपका डायरेक्ट ही क्या है, ना तो आपका इंटरव्यू हो, ना तो आपकी सिनॉप्सिस बने, अब डायरेक्ट ही क्या आपसे बोल दिया जाए कि आप थीसिस लिखिए, कैसे लिख लेंगे? जब आपको फॉर्मेट ही पता नहीं होगा, आपको मेथोडोलॉजी ही पता नहीं होगी, आपको ये चीज पता नहीं होगी कि मेरा शीर्षक क्या है, ठीक है, मुझे किसमें रुचि है, तो आप कैसे कार्य कर लोगे? सबसे पहले तो ये कि हमारे पास एक समस्या का होना आवश्यक है। ठीक है, तो वैज्ञानिकता से तात्पर्य क्या है? क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी कि क्रमबद्ध तरीके से एक सूची में, एक योजना में नियोजित कार्य करना, वो वैज्ञानिकता होती है। ठीक उसी प्रकार कोई भी कार्य हो, ठीक है, आप दिनचर्या में भी देख लीजिए, आप पढ़ाई में भी देख लीजिए। आप मान लीजिए आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपने कोई पढ़ाई की नहीं, अब आप 2 दिन पहले ये कहो कि मुझे एग्जाम देने जाना है, अब मैं कैसे पढूं? आपने निकाली किताब, आपने कहा नहीं मैं एक चैप्टर को छोड़ दिया, यहां से जरूर आएगा, वो पढ़ लिया, तो आप अपनी मनमानी से पढ़ोगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो चीजें आनी भी चाहिए वो नहीं आएंगी, है ना। तो पढ़ाई ऐसे तो है नहीं कि आप 2 दिन में पढ़कर ही आप चीज समझ में आ जाएंगी, नहीं, आपको क्या है, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है, रिवीजन, अभ्यास। ठीक उसी प्रकार से शोध में अभ्यास की आवश्यकता होती है, चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य हो, आप देख लीजिए, जितने भी कवि रहे, विद्वान रहे, ठीक है, या फिर कह लें समाज में जितने भी कारीगर हैं, तो हर कोई अपने कार्य में क्या है, विशेषीकरण को लिए हुए है। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर किसान को देख लीजिए, उन्हें खेती करनी आती है, उन्हें पता है कौन सी दवाई कहाँ लगानी है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सी दवाई कहाँ लगानी है, हमें अपने विषय के क्षेत्र में जानकारी है, उन्हें हमारे विषय के क्षेत्र में जानकारी नहीं होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हर कोई अपने आप में योग्यता लिए हुए है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो भी कार्य है, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे आपकी पढ़ाई का हो, हर चीज में वैज्ञानिकता, क्रमबद्धता का होना आवश्यक है। बिना क्रमबद्धता के आप कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो शोध में भी क्या है, क्रमबद्धता से ही कार्य करते हैं। सबसे पहले क्या, हम एक समस्या का चयन करेंगे, समस्या का होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम अपनी परिकल्पना बनाएंगे कि हमने ये चूज तो कर लिया, अब मैं कैसे इस पर कार्य करूंगा, किस क्षेत्र में कार्य करूंगा। देखिए, अगर आप प्रयोगात्मक रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि
आप कोई सामाजिक समस्या उठा लीजिए, ठीक है, और उस चीज को देखिए कि इस क्षेत्र में ये समस्या घट रही है। जैसे आदिवासियों की हम बात करें तो अगर आदिवासियों के आप सांस्कृतिक जीवन पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको कैसे पता? अब ये तो है नहीं कि आपने 2-3 साहित्यकार की किताबें पढ़ ली। देखिए, आपको एक अनुमान लग जाता है, लेकिन चीजें आप तभी सही लिख सकते हो जब आप ऑब्जर्व करो। अब आपने कोई एक क्षेत्र ले लिया कि मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो आप जाओगे ना कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्या जो मैंने पढ़ी हैं वो सत्य हैं या नहीं है, या फिर जो विद्वान ने लिख दी है वो उसकी व्यक्तिगत विचारधारा तो नहीं आ गई। तो सारी चीजें तो एक प्रारूप बनाते हैं, तो जो योजना बनती है, ठीक है, तो वही क्या है, वैज्ञानिकता कहलाती है, यानी क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करना, ठीक है। वैज्ञानिकता होना आवश्यक है, चाहे आपकी शोध हो, आपकी पढ़ाई हो, घरेलू कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, ठीक। दूसरी बात, शोध की एक तीसरी प्रवृत्ति क्या है? सत्यता। एक अच्छी शोध वो मानी जाती है जो सत्य को दिखाए, ठीक है, जो सत्य को दिखाए। ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया और आपने उसकी ही बात मान ली, ठीक है। आपने जो रिसर्च की, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मैं बात करूं, वो किसी ना किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर मैं उठा लूं जैसे कोई बीमारी फैल रही है, ठीक, अब उन्हें रिसर्च करनी है, दवाई बनानी है, तो वो दवाई बनाएंगे, ठीक है। अब उन्हें पता है कि जो हमने प्रैक्टिकल किया, ठीक है, तो इसमें ये प्रैक्टिकल फेल हुआ। अब वो ये तो है नहीं है ना कि वो ये कह देंगे नहीं कि इसी फॉर्मूले से हम दवाई बनाएंगे, ठीक है। यही मैं बात आपके साहित्य से जोड़ूं, आपको कार्य करना है बाल विमर्श पर, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं किन्नर विमर्श को, तो क्या जो सत्य है उस क्षेत्र का आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जो चीजें घटित हो रही हैं उनको दिखाना क्या सत्य है। दूसरी बात, रिसर्च वो ही उचित मानी जाती है जो समाज में जो समस्याएं फैल रही हैं उनकी कारण को प्रदर्शित करती हैं, उनके प्रभाव को, ठीक है, सत्य को दिखाती हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें, यानी कि एक अच्छी शोध वही है जो सत्य को प्रदर्शित करती हो, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा पूर्वाग्रह से मुक्त। ये होना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी कार्य कर रहे हैं आपको पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, यानी कि आपके मन में जो पहले विचारधारा बनी है, आपने उस क्षेत्र में गए नहीं हो लेकिन आपने किसी की बातें सुन ली, ठीक है, आप उसी पर ही अडिग हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप कनेक्ट करेंगे, ऐसे जीवन में कई व्यक्ति होते हैं जिनसे आप नहीं मिले होते हैं, लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं या फिर आपके जो जानने वाले होते हैं वो आपको बता देते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके का है, ऐसा है, गुस्से करने वाला है, ठीक है। तो आपके मन में भी क्या धारणा है उसकी गलत ही बन जाएगी कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जब आप उससे मिलोगे ना, तो जो उत्सुकता आपके मन में होनी चाहिए, जो भाव आपके मन में होने चाहिए, वो भाव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने क्या है, दूसरों की बातें, यानी कि पूर्वाग्रह, यानी कि आपने दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया है और आपका जो मत है, जो आपकी विचारधारा उस व्यक्ति के प्रति बन चुकी है, ठीक है, जो दृष्टि आपकी इस व्यक्ति के प्रति बन चुकी है, तो उस कारण से क्या है, आप उससे सही से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो कोई व्यक्ति सही बात भी बोल रहा है ना, तो भी आपको ये लगेगा क्या बोल दिया इसने, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगर जब हम शोध कार्य करते हैं तो हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, जैसे कि आपका मन है अपने विषय में, किसी भी क्षेत्र को आप कनेक्ट करेंगे कि आपका मन है कि मैं इस क्षेत्र में कार्य करूं, ठीक है। जैसे मैं अगर हिंदी की बात करूं तो देखिए, कुछ स्टूडेंट का मन होता है कि मैं आदिवासी पर क्या है रिसर्च करूं, आदिवासी साहित्य को समझूं, है ना। तो आपको ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे कि आदिवासियों पर काम हो चुका है, उसमें क्या करना, ठीक है। तो आपके मन में भी बनेगा चलो छोड़ते हैं, तो मैं अब स्त्री पर कार्य करूंगा, तो कहेंगे कि स्त्री पर भी कार्य हो चुका है ना। तो जैसा मैंने बोला, देखिए रिसर्च क्या है, पुनः खोज करना, कार्य हो चुका है। अब देखिए, आपको रिसर्च उस पर भी नहीं करनी है जिसपे अथाह कार्य हो चुका है। अथाह कार्य से तात्पर्य क्या है, एक ही शीर्षक को चुन लेना।
जैसे किसी ने टॉपिक ले लिया कि प्रेमचंद्र के कथा साहित्य में क्या है, किसान व्यथा, तो आपने वही टॉपिक चूज कर लिया कि प्रेमचंद्र के कथा साहित्य में किसान व्यथा। आप उसके और भी पक्ष दिखा सकते हो ना, आप उसके और भी पक्ष दिखा सकते हो। उसने पर्टिकुलर ये तो नहीं बोला ना कि किसानों की आर्थिक व्यथा क्या है। आप चाहो तो आप अलग शीर्षक इसको दे सकते हो, है ना। तो नई चीज को कैसे खोजना है ना, कैसे उसको समायोजित करना है और कैसे प्रदर्शित करना है अपनी थीसिस में, ये आप में आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आप पूर्वाग्रह से मुक्त होगे, अपने विवेक से कार्य करोगे। ये नहीं कि दूसरे ने मुझसे ये बोल दिया, इस पे कार्य हो चुका है तो मैं कार्य कतई ही नहीं करूंगा, ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। आपसे कोई कहे, आपका मन है कि मैं आदिवासी पे कार्य करना चाहता हूँ, मैं स्त्री पे कार्य करना चाहता हूँ, या फिर मैं गजल पे कार्य करना चाहता हूँ, नवगीत पे कार्य करना चाहता हूँ, या फिर आप कोई सामाजिक समस्या को कनेक्ट करके ठीक है कार्य करना चाहते हैं, तो देखिए आप सभी से विचार विमर्श करिए। आपको सही राह दिखाने वाले भी बहुत मिलेंगे और गलत राह दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो कार्य आपको करना है ठीक है, उस पर जो पकड़ होगी वो आपकी स्वयं की होगी। ठीक है, आपका विवेक वहां पर कार्य करेगा कि मुझे इनकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों की नहीं सुननी तो अपने आप से क्या है, आप चीजें खोजिए, तथ्यों को एकत्रित कीजिए, है ना। कि अब आप सोच लीजिए, चलिए मुझे क्या कहते हैं, बाल विमर्श पर कार्य करना है, किन्नर विमर्श पर कार्य करना है। आप, मैंने जैसे बोला, आप थीसिस पढ़िए, सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास शोध गंगा, शोध गंगोत्री, यहाँ से रिसर्च पेपर पढ़िए। और फिर देखिए आप जब पढ़ोगे ना, तो अब आपने एक थीसिस पढ़ ली, अब आपको उसमें क्या कमी लगी, नोट कीजिए इस चीज को कि इन्होंने हाँ ये चीज नहीं लिखी, मैं इस पर बेहतर दिखा सकता हूँ या लिख सकती हूँ इस पर। ठीक है, फिर दूसरी थीसिस आपने पढ़ ली तो वहां पर भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। देखिए एक अच्छी शोध वो होती है जो एक शोध समस्या को लेकर चलती है और एक शोध समस्या को छोड़ कर जाती है, ताकि आगे वाली जो पीढ़ी आएगी वो उसका निर्धारण करे, एक सवाल छोड़ जाए, तो लोगों के मन में ये हो कि ये सवाल छूटा तो छूटा कैसे, है ना। यही तो गुण माना जाता है कि अच्छी जो रिसर्च है शोध समस्या से उत्पन्न होती है, शोध समस्या का सवाल छोड़कर ही खत्म होती है। ठीक है, एक नई समस्या को जन्म दे देना। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आप पूर्वाग्रह से मुक्त हो गए, अपने विवेक से कार्य करो, किसी की सुनी सुनाई बातों पर नहीं आओगे। किसी ने बोल दिया इस प्रकार हो गया, आपने कह दिया नहीं अब तो हम कतई नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। आपको क्या, अपने विवेक से आपको पहले सारी चीजें कलेक्ट करनी है, फिर आपको देखना है कितना कार्य हो चुका है कितना नहीं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, देखिए जैसा कि जब आप पीएचडी में आते हो एक क्रेज सा होता है कि हम नया शोध करेंगे, नया शोध करेंगे। ठीक है, नया कीजिए, लेकिन आप ये चीज भी याद रखिए, जब आप नई रिसर्च करने जाते हैं ना, आपके पास कंटेंट भी मजबूत होना चाहिए। अब देखिए किसी साहित्यकार को आप उठा लिए नए को, अब उसकी उतनी रचनाएं हैं ही नहीं, तो आप क्या दिखाओगे, है ना। तो नई शोध करनी है आपको, कीजिए, लेकिन कंटेंट भी देखिए कि आपके पास कंटेंट उतना है भी या नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम नए के चक्कर में ऐसा टॉपिक चूज कर लेते हैं, जब सिनॉप्सिस होती है, आरडीसी की मीटिंग बुलाई जाती है, तो जो प्रोफेसर आते हैं वो आपसे यही सवाल करते हैं कि अच्छी बात है आपने टॉपिक चूज किया, लेकिन आप ये बताइए कि जो आप इसका जो डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्या आपके पास इतना सारी चीजें हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि आपको नया भी करना है प्लस कंटेंट भी होना चाहिए उस पर, है ना, डाटा भी उसमें होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नवीनीकरण के साथ साथ आपके पास क्या है, भरपूर मात्रा में साहित्य या कंटेंट का होना आवश्यक है। ठीक, तो जैसे बोला पूर्वाग्रह से मुक्त होना है, अपने विवेक से कार्य करना आना चाहिए। तो शोध की पहली प्रकृति यही है, पूर्वाग्रह से मुक्त। अगली प्रकृति क्या है, सोपानों के माध्यम से शोध कार्य में आगे बढ़ना। देखिए सबसे पहली बात, सोपान क्या है, तो सोपान होते हैं चरण। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्य, जैसे मैंने आपको वैज्ञानिकता बताई
कि वैज्ञानिकता का अर्थ क्या होता है, क्रमबद्धता होता है, एक योजना होती है। ठीक उसी प्रकार सोपान जो होते हैं वो आपकी वैज्ञानिकता से कनेक्ट करते हैं। जब आप कोई कार्य वैज्ञानिक रूप से करोगे तो आप एक निर्धारण करोगे ना कि मुझे ये कार्य करना है। जैसे आप अपने दिनचर्या में देख लीजिए कि मुझे सुबह उठना है, मुझे ये कार्य करना है, ठीक है, फिर मुझे यहाँ से लेकर इतना क्या है अपनी पढ़ाई करनी है, फिर मुझे बाहर जाके ये कार्य करना है। तो ये क्या है, आप एक चरण बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप शोध कार्य करेंगे तो सबसे पहले क्या आप चरण बनाएंगे। मैंने आपको जब पहली क्लास कराई थी उसमें बताया था। तो जैसे आपने पहला चरण बनाया, उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, जैसे आपने सोचा कि मुझे शोध कार्य करना है, तो सबसे पहले क्या है, मैं एक शोध समस्या का चयन करूंगा। शोध समस्या का चयन, शोध समस्या का चयन, ठीक है। अब आपने ये चरण बना लिया तो आप इसमें क्या है, अपनी शोध समस्या को खोजेंगे कि मेरी रुचि किस समस्या में है, या समाज में कौन सी समस्या फैल रही है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, और मुझे कैसे क्या है इसे सबके सामने लाना है। ठीक है, आपने एक चरण बना लिया कि इस चरण में मुझे यही कार्य करना है। फिर आपने दूसरा चरण बनाया कि दूसरे में मुझे क्या करना है, साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा यानी कि मैंने समस्या चूज कर ली, ठीक है, मैंने अपने शोध समस्या के शीर्षक को निकाल लिया कि मुझे इस कार्य पर रिसर्च करनी है, या फिर ये कह लें कि मुझे किन्नर विमर्श पर रिसर्च करनी है, आदिवासियों पर रिसर्च करनी है, किसानों की जो परेशानियां हैं, ठीक है, उन पर रिसर्च करनी है। तो अब फिर आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, आप जो विद्वान किताबें लिख गए हैं, ठीक है, उनको पढ़ोगे, उनको कलेक्ट करोगे। फिर वहां से आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं वो नोट करोगे, क्या क्या कमियां रहेंगी वो नोट करोगे, और सामाजिक जीवन में क्या चीजें घटित हो रही हैं ऑब्जर्व करना भी आपको आना चाहिए, तभी एक रिसर्च अच्छी मानी जाएगी। अब ये नहीं कि आपने सिर्फ पढ़कर ही कर दिया, आप अनुभव भी तो कीजिए कि वर्तमान समय में घटनाएं घटित हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, और घटित हो रही हैं तो वो किस रूप में हो रही हैं। देखिए, अपराध हमेशा होता है, होता रहेगा, बस उसका जो रूप है वो चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो समस्याएं हैं वो समाज में रहती हैं। पहले समय में समस्याएं किसी और रूप में थी, समस्याएं वही हैं, बस रूप चेंज हो गया उनका, है ना, स्वरूप बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या है, आप क्या है समाज में देखोगे कि समस्या किस प्रकार से फैल रही है, ठीक है, जो आप समस्या चूज करोगे तो इसमें आप फिर देखोगे कि अब फिर उसमें समाचार पत्र हैं, ठीक है, आस पड़ोस सारी चीजें अनुभव करके क्या है फिर आप अपने शब्दों में क्या उनको लिखोगे, फिर एक समीक्षा आप प्रस्तुत करोगे। ऐसे करके क्या है, आप जब सारी चीजें कर दोगे, फिर आप डाटा कलेक्ट करोगे, परिकल्पना वगैरह बनाओगे, तो एक चरण बनाकर एक सब कार्य किए जाते हैं। ठीक है, बिना सोपान के, बिना चढ़ के कोई कार्य नहीं किया जाता। जैसे आपको एग्जाम आने वाला हो, ठीक है, तो आपने एक सारणी तो बना ही ली होगी ना कि मैं 5 दिन ये पढ़ूंगा, ठीक है, 5 दिन मुझे ये पढ़ना है, फिर इसके बाद क्या है मैं प्रैक्टिस करूंगा इतने दिन या करूंगी, ठीक, उसके बाद फाइनल टच देना है, यानी कि फाइनल टच से तात्पर्य क्या है, मेरे को पूरा रिवीजन करूंगा, फाइनल रिवीजन जो मेरा हुआ एग्जाम से पहले। ठीक उसी प्रकार से क्या है, जो आपके शोध कार्य है, तो सबसे पहली प्रकृति क्या है, सोपानों के माध्यम से शोध कार्य में आगे बढ़ना, यानी कि चरणों के माध्यम से शोध कार्य में आगे बढ़ना। ठीक, अगली जो प्रकृति है इसकी, या फिर क्या है अगली जो विशेषता है, तो इसमें क्या है, प्रासंगिकता का होना। अब देखिए, आप सोचोगे प्रासंगिकता क्या होती है। देखिए, कोई भी कार्य बिना किसी कारण के या बिना किसी महत्व के नहीं किया जाता। आपने जो शोध का शीर्षक लिया, ठीक है, तो उसकी वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, या फिर कह लें क्या उपयोगिता है, उसका भी होना आवश्यक है। यदि उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है तो आपके रिसर्च करना का कोई फायदा ही नहीं रहा। ठीक, जैसे अगर आप सोच रहे हो, मैंने जैसे बोला कि हर क्षेत्र में कार्य हो चुका है, हर क्षेत्र में शोध हो चुकी है, बस आपको क्या है नवीनीकरण करना है। अगला पॉइंट हमारा नवीनीकरण ही होगा कि नवीन तथ्यों को खोजना। ठीक, तो उसमें नवीन क्या, जो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है वो आपको खोज करनी है। ठीक है, जैसे मैं अगर स्त्रियों के विषय में ही आपको बताऊं कि आपने टॉपिक ले लिया स्त्री का,
ठीक है। अब स्त्री पर आपने वही टॉपिक ले लिया जो पहले से चला आ रहा है, अब उसमें आपने नया क्या दिखाया, ठीक है। तो आप देखिए स्त्री के संबंध में जो अपराध हो रहे हैं, जो समस्या आप देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो धार्मिक रूप में हो, पारिवारिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, सांस्कृतिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, तो जो समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, जो उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उनका प्रासंगिक होना जरूरी है कि समाज में इस चीज की मांग है और आप वही चीज दिखा रहे हो। तो देखिए आपकी रिसर्च की जो प्रासंगिकता है, उपयोगिता है, जो महत्व है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज का होना बहुत आवश्यक है। अगला जो पॉइंट है हमारा नवीनीकरण। नवीनीकरण महत्वपूर्ण कि जब तक आप कुछ नया नहीं दोगे तो कोई महत्व ही नहीं। जैसे मैंने बोला, देखिए रिसर्च से तात्पर्य क्या होता है, पुनः खोज करना। कार्य हर क्षेत्र में हो चुका है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें छूट गई, कौन सा क्षेत्र छूट गया है, तो आप उनको नोट डाउन करते जाइए और फिर क्या वो अपने आप थीसिस में दिखाइए, ठीक है। तो नवीनीकरण का होना बहुत आवश्यक है। आप जब कोई टॉपिक चूज करें तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि वो ऐसा नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी में उस टॉपिक पर कार्य हो चुका है या पुराने समय में कोई कार्य हो चुका है और आप ये सोचो कि मैं तो यही टॉपिक ले लेता हूँ, मुझे यहाँ से कंटेंट मिल गया है, मुझे इनकी थीसिस मिल गई है, किसी को क्या पता चल रहा, क्योंकि सॉफ्टवेयर पहले तो थे नहीं। तो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ना, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ना। भाषा शैली से ही पता चल जाएगा कि आपकी है ही नहीं है भाषा, है ना। कि देखिए हर किसी मनुष्य की विचारधारा अलग होती है और वो उस विचारधारा को किन शब्दों में व्यक्त करता है, तो व्यक्त करने का तरीका भी अलग होता है। आप देख लीजिए कितने बच्चे मेधावी होते हैं पर टॉपर तो कोई एक ही बनता है ना। क्यों बनता है? क्योंकि उसकी विचारधारा और उसको व्यक्त करने की जो शक्ति है उसमें, है ना, शब्द शक्ति है, वो अलग है, ठीक है। तो 7वां पॉइंट क्या है? नवीनीकरण। 8वां है हमारा तार्किकता का होना। तार्किकता का होना या फिर कह लें तर्क वितर्क की शक्ति। देखिए शोध का जो स्तर होता है वो क्या है? चिंतन मनन का स्तर है, ठीक है। जब तक आप में तार्किकता नहीं है, तर्क वितर्क करने की शक्ति नहीं है, ठीक है, सही गलत को समझने की शक्ति नहीं है, ठीक है, जो चीज गलत है उसे नकारने की शक्ति नहीं है, आप रिसर्च नहीं कर सकते। इसमें जैसे मैं आपको बोलती आ रही हूँ, शोध क्या है? आपकी विवेक का कार्य है, ठीक है। बिना विवेक के आप कार्य नहीं कर सकते। आप विवेक से तात्पर्य क्या समझ रहे हैं? मानसिक क्षमता, कि आप कितनी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितनी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करने में भी आप सकारात्मक कितना ग्रहण कर रहे हैं, नकारात्मक कितना ग्रहण कर रहे हैं। सब चीज की प्रासंगिकता होती है ना, कि तर्क वितर्क। देखिए तार्किकता भी अगर सकारात्मक रूप में की जाए वो अच्छी है, नकारात्मक रूप में होनी चाहिए। अगर गलत है चीज तो गलत है, ठीक है, लेकिन बिना वजह आपको तर्क वितर्क प्रस्तुत करना ये भी सही नहीं है ना। तो सबसे पहली मांग यही है कि शोध वही कर सकता है या शोध अच्छी वही हो सकती है जिसमें तर्क वितर्क की शक्ति हो। जैसे आप कोई सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, आप विद्वानों को पढ़िए, उन्होंने कोई भी सिद्धांत दिया, कोई भी बात दिया, तो देखिए उन्होंने उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसी लॉजिक चीजों का प्रयोग किया ताकि वो चीज को सिद्ध कर पाए कि जो मैं ये बात दे रहा हूं, जो मैं सिद्धांत दे रहा हूं, वो इस तरीके से सही है, ठीक है। तो आप में ये चीज प्रस्तुत करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे आपने कोई समस्या ले ली, कोई शीर्षक ले लिया, अब आप कह रहे हैं कि मेरा जो टॉपिक है वो सबसे अच्छा है या इसमें कुछ यूनिक चीज है, तो यूनिक क्या है उसको भी तो आपको प्रस्तुत करना है। तो यूनिक में आप कैसे अपनी शब्द शक्ति के माध्यम से अपने तर्क को प्रस्तुत करते हो, अपनी तार्किकता को प्रस्तुत करते हो। तो तर्क वितर्क क्या है? आपकी मानसिक क्षमता पर आधारित होती है कि कितना आप तर्क कर सकते हो। पहले के जो विद्वान लिखे गए हैं, तो जो इन्होंने लिखा कि वर्तमान पृष्ठभूमि पर वो सही बैठ रहा है, अगर बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो भाई आप अपना तर्क दीजिए कि इन्होंने जो लिखा वो इनकी खुद की विचारधारा है, ये ऐसे किसी पर थोप नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे भूषण पर कार्य हो चुका है, तो मैंने एक बार आपको क्लास कराई है, जब HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं आपको क्लास करा रही हूँ रिवीजन, तो मैंने क्या बोला, जब मैंने भूषण की लाइन कराई थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 4 वेर खाती थी वो 4 वेर खाती है, नगन्य जड़ाती थी वो नगन्य जड़ाती है। तो उसमें क्या है, उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा की, ठीक है,
होनी भी चाहिए, योद्धा थे। लेकिन सबसे बड़ी चूक कहाँ की उन्होंने, कि उन्होंने स्त्री को क्या है, स्त्री चाहे आपके पक्ष की हो विपक्ष की हो, वो स्त्री है, ठीक है। आपका युद्ध जो विपक्ष का जो व्यक्ति होता है उससे होता है, ना कि किसी स्त्री से होता है, ठीक है। आप सिर्फ अपने अहम की लड़ाई लड़ते हो और इसके चक्कर में पिसती कौन है, स्त्री पिसती है। तो यहाँ पर भूषण ने देखिए अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि आप युद्ध करने जाते हो तो सैनिक दोनों पक्षों के ही खत्म होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या है, स्त्री को टारगेट किया कि जो विपक्ष की जो सेना है, पहले जो रानियां ऊंचे मंदिरों में रहती थी, यानी कि ऊंची कंदराओं में या फिर ऊंचे महलों में रहती थी, अब वो क्या है, शिवाजी के भय से, उनकी युद्ध कौशल के भय से क्या है, वो गुफाओं में रहने लगी हैं। पहले वो जब 4 बार खाना खाती थी, है ना, राजसी उपभोग करती थी, अब वो क्या है, 4 बेर से अपना पेट भरती हैं, ठीक है। जहां वो नग्न जड़ित या फिर रत्न जड़ित कपड़े पहना करती थी, अब उनके पास कपड़े पहनने की भी नौबत आ गई है। तो ये क्या है, उन्होंने स्त्री को टारगेट किया है ना। तो आप यहाँ पर तर्क दे सकते हो कि देखिए, हालांकि उन्होंने वीर रस पर अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा वर्णन किया है, लेकिन क्या है, आप किसी स्त्री पर ऐसे कटाक्ष नहीं कर सकते। अगर ये आपके ही पक्ष की स्त्री पर कोई कर दे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो आप में तर्क वितर्क करने की शक्ति होनी आवश्यक है। जरूरी नहीं जो विद्वान लिख गए वो सही हो, ठीक है, ये होना आवश्यक है। तो आपको ये सिद्ध करना भी आना चाहिए, सिद्ध करना भी तो आना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हो तो सिद्ध करके भी दिखाइए, है ना। तो आपकी शब्द शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि, और जो आप तर्क दें वो इतना कह लेना कि वैज्ञानिक होनी चाहिए कि लोग भी कहें हाँ तर्क दिया है, ठीक है, तर्क दिया है। तो ये इस चीज का होना आवश्यक है। अगला जो है विश्लेषण। विश्लेषण देखिए, हमारी जो समस्या है, अब मैं बात करूं, प्रयोगात्मक हम कोई कार्य लेते हैं या प्रैक्टिकल चीजों पे कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसका विश्लेषण करना भी आना चाहिए हमें, ठीक है। जब उसका विश्लेषण किया जाए तो उसमें विश्लेषणात्मक गुण का होना आवश्यक है। जैसे मैंने बोला, आप अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट कीजिए कि कैसे आप कनेक्ट करते हैं। मेरे जो उदाहरण होंगे आपको हिंदी में मिलेंगे। विश्लेषण तात्पर्य क्या है, जैसे मैंने बोला अभी आप आदिवासी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, और आप दिखाना चाहते हो कि आदिवासी जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है और जो शहरी लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। अब आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, तो उनका विश्लेषण ही तो होगा ना कि देखिए कैसे जो शहरी लोग हैं कैसे इस चीज में आगे हैं और कैसे आदिवासी लोग हैं, है ना, किन कारणों से पीछे हैं। तो यहाँ पर देखिए विश्लेषण देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मांग यही है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका विश्लेषण होना आवश्यक है। अगर वो विश्लेषित नहीं होती है तो फिर यही है कि वो आदर्शात्मक सूक्ष्म पर आधारित है। समझ रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या है, आपको शोध की प्रकृति, यानी शोध में क्या क्या प्रकृति होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले बताया मैंने, वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है, वैज्ञानिकता का होना आवश्यक है, सत्य पर आधारित होनी चाहिए, सत्य को प्रदर्शित करती हो, समाज में चीजें घटित हो रही हैं उनको सामने लाना, ठीक है, पूर्वाग्रह से मुक्त, किसी की बातों में ना आना, ठीक है, आप किसी को जाने बिना या साहित्य को पढ़े बिना अपने मन में कोई धारणा का ना बनाना, ठीक, सोपानों के माध्यम से शोध कार्य में बढ़ना, यानी कि चरण के माध्यम से एक नियोजित योजना के माध्यम से क्या है कार्य को करना, ठीक। अगला क्या है, प्रासंगिकता का होना, यानी कि जो आप टॉपिक ले रहे हो, जो रिसर्च करने जा रहे हो, समाज में किस रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। नवीनीकरण, आपकी जो रिसर्च है नयापन हो उसमें, ठीक है, नई चीजों को दिखाती हो। और तार्किकता, यानी तर्क वितर्क की आप में शक्ति हो। तर्क वितर्क भी कैसा, जो आपके लॉजिक को प्रस्तुत करे, आपकी शब्द शक्ति के माध्यम से आपके तर्क को प्रदर्शित हो, ठीक है, आपकी शोध को आगे बढ़ाए। अगला पॉइंट मैंने बताया था विश्लेषण, यानी कि जो आप तथ्य एकत्रित कर रहे हो वो विश्लेषित होने चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या है, शोध की प्रकृति विशेषताएं पढ़ी। देखिए मैं आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके संबंध में ही बता रही हूँ। नोट आपको खुद करना है कि आप मुझसे क्या सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो, क्योंकि यही चीजें आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो क्लासेस होंगी हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी माध्यम में कराएं। देखिए आपको हिंदी तो आती है ना, तो आपको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो लोग हिंदी माध्यम से उन्हें काफी दिक्कत होती है इंग्लिश माध्यम में पढ़ने में, तो आप थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। आपको तो इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या है, हमने अपनी शोध की प्रकृति विशेषताओं को समाप्त कर लिया। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम शोध के एक नए टॉपिक के साथ। तो बने रहे अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।